हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो वीडियो जो है वो लास्ट तक देखना, और यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो गाइज़, ऐसे ही क्वेश्चंस जो आज मैं करवाऊंगा वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है 1+1 फिर 1+1/1+1/9। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है गाइज, देखो सिंपली आपको यहाँ से यहाँ तक तो लिख लेना है। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ 1+1/1+1/। अब क्या करना है, यहाँ लिखने के बाद इतना लिख लेना है। फिर इसके बाद 9 में जब 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होगा, और फिर 1 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 10/9 लिख सकता हूँ। अब ये क्या होगा कि 9 जो है ऊपर चला जाता है, सेकेंड स्टेप में करूँगा तो 9 जो है ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसी में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लिया 1+9/10। ओके, अब क्या करना है आपको, फिर वैसे ही लिखना है 1+1/। अब देखो 10 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 होगा, फिर इसमें 9 ऐड कर दोगे तो 19 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 90/10, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसी तरह जो 10 है ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो फिर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 10 को ऊपर। ओके, तो 10 हो गया। अब क्या करना है आपको, अब एक चीज़ बताओ, 19 में मैं 1 को गुना करूँगा 1 से तो कितना होगा 19, फिर 10 में ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 29, यानी 29/19। ओके, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 37/43 भाग उसी संख्या का 70% के बराबर है तो संख्या ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन में बोल कैसे रहा है कि कोई संख्या है, उस संख्या का 37/43 भाग जो है, ठीक है, किसके बराबर है, उसी संख्या के 70% के बराबर है। 70% का मतलब 70/100 लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो x से x डायरेक्ट कट जाएगा, यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा। सिंपल, इसका आंसर जो है 0, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए होगा आपका। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 8.1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 875 रुपये ब्याज मिलता है, तो मिश्र धन बताइए। तो यहाँ से एक चीज़ बताओ, मुझे प्रिंसिपल यानी मूलधन तो दिया नहीं है, तो मैं इसको x मान लूँगा। ओके, और यहाँ से रेट जो है वो कितना दिया हुआ है, मुझे 8.1/3% दिया है, और समय कितना दिया है, समय मुझे 5 वर्ष दिया है। ओके, और मुझे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अमाउंट यानी मिश्र धन निकालने का। अमाउंट मैं डायरेक्ट ए से इसको डिनोट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग पी निकालेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है, आपका जो ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलता है, 875 रुपये मिलता है। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यानी अब आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के पहले पी निकाल लो, फिर मेरा जब पी निकल जाएगा तो यहाँ से मैं अमाउंट भी निकाल लूँगा। अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई, यानी मूलधन प्लस में साधारण ब्याज होता है ना। तो सबसे पहले मैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाकर मैं पी निकाल लूँगा। क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला, एस बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटा 100 होगा। ऐसा ही मेरा कितना दिया हुआ है, 875 दिया हुआ है। पी निकालना है तो एक्स में मान लेता हूँ, आर जो है वो मेरा कितना है 8 24 और 1 25, 25/3 है, और गुना में 100 लिख दूंगा। और समय मेरा कितना दिया है गाइस, 5 वर्ष दिया है। तो सिंपली आप लोग इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप करो क्या, इसको 25 से काटो तो 25 दिया 75 हो जाएगा, और 25 बचे 125, तो 35 बार में ये कट गया 25 से। अब क्या करो आप लोग, इसको 20 से काट लो। ओके, तो अब यहाँ से देखो बचा क्या क्या आपके पास, 35 गुने 20 और गुने 3, बस इसको गुना कर लो, आपका प्रिंसिपल जो है वो आ गया। तो कितना आ गया, यहाँ से देखो 35 दूनी 70 होता है और एक जीरो है, तो 700 मैं लिख सकता हूँ, गुने में 3 और बराबर x। तो
7 या 21 यानी 2100 जो होगा वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब निकालना क्या है हमको मिश्र धन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं बताया आपको, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो निकालो, तो कैसे निकलेगा, तो देखो अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI। तो अमाउंट कैसे, प्रिंसिपल मेरा कितना 2100 निकला था ना, और अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या था 875। बस इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2975 रुपये आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2975। तो 2975 हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बटा 6 बराबर y माइनस 3/8 बराबर z माइनस 5/12 तथा XYZ बराबर 21 है, तो YZ का मान क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूँगा x बटा 6 बराबर y माइनस 3/8 ओके बराबर z माइनस 5/12। ये किसके बराबर है, ये k के बराबर है, ये मैं मान लेता हूँ ये k के बराबर है। ओके, तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ बताओ सबको, मतलब जैसे मैं ये लिख सकता हूँ x माइनस 6 बराबर 6, ठीक है। पहले मैं x का निकालूंगा वैल्यू, k है ना, तो पहले मैं x का निकालूंगा वैल्यू यहाँ से, फिर y का निकालूंगा, फिर z का निकालूंगा। तो मैं सबको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी पहले मैं x को लिखूंगा x बटा 6, वो किसके बराबर है k के। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x बराबर मेरा 6k हो जाएगा। इसी तरह अब ठीक मैं y को लेकर चलूँगा, यानी मैं y माइनस 3/8 बराबर k लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से y का अगर वैल्यू निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 8k और ये माइनस है, उधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ से मैं x का निकाल लिया, y का निकाल लिया, अब किसका निकालना है, z का। तो z माइनस 5/12 है, और ये बराबर k है। तो यहाँ से मैं z का निकाल लूँ, कैसे z का निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12k और +5, माइनस है इधर आएगा तो प्लस ही ना होगा। तो इतना तो आ गया आपका। अब आपको करना क्या है, देखो अब यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में भी दिया है, क्या दिया है गाइस, यहाँ पर जो x प्लस y प्लस z इसका मान जो है वो 21 दे रखा है। ओके, तो ये जो है ये सब ये किसके बराबर होगा, ये 21 के बराबर होगा। अब तो सिंपल बन जाएगा आपसे। तो कैसे आप लोग बोल सकते हो 6k, ठीक है, प्लस 8k प्लस 3 और प्लस 12k प्लस 5, ये किसके बराबर है, 21 के बराबर है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2। अब k का वैल्यू मेरा 1/2 आ गया। अब k का वैल्यू अगर सब में पुट करोगे तो आपका XYZ नहीं पता चल जाएगा, ऑफकोर्स पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, y इंटू जेड। तो एक चीज़ बताओ, मेरा इसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ, y का जो वैल्यू है वो कितना आएगा गाइस, सॉल्व कर लेना आप लोग। तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। ओके, इसी तरह अगर मैं z का बोलूँ तो z का कितना आ जाएगा, z का आपका 11 आ जाएगा। ओके, अब पूछा क्या गया है आपसे, y इंटू जेड, यानी दोनों को गुना कर देना है। तो दोनों को गुना करोगे तो कितना आ जाएगा YZ बराबर 77 आ जाएगा। ओके, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिषेक ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 1035 रुपये वापस करना पड़ता है, तो मूलधन ज्ञात करें। ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, इतना सिंपल। यहाँ पर मुझे मूलधन है यानी P बराबर मुझे निकालना है, जबकि सब चीज़ दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, R जो है वो दे रखा है, रेट कितना 5% दे रखा है, ठीक है। समय कितना है, 3 साल है, 3 ईयर्स है। और ब्याज जो है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो भी दे रखा है, कितना दे रखा है 1035 रुपये। तो ये अब नहीं बन जाएगा आपसे। यहाँ से SI का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P गुने R गुने T अपॉन 100। अब नहीं बन जाएगा, सबका रख दोगे तो यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा। तो P का वैल्यू जो है यहाँ से क्या आएगा आप लोग को बताना है। ओके, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत वृद्धि निकालने का, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालोगे आप लोग तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? सिंपली 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। ओके, तो इसी फॉर्मूला के बेस पे आप लोग निकाल सकते हो। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि बोल रहा है गाइस, यहाँ पर बोल रहा है 200% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर मैं x की जगह 200 रख दूंगा, यहाँ पर भी 200 गुने 200 लिख सकता हूँ और बटा में 100 लिख दूंगा। ओके, तो अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 400 हो जाएगा मेरा, और ये भी क्या हो जाएगा गाइस 400 हो जाएगा, होगा ना 400। तो यहाँ से आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 800 आएगा, यानी प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई 800। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राघव ने 20 लीटर दूध 15 रुपये प्रति लीटर की दर से तथा 12 रुपये प्रति लीटर की दर से 60 लीटर जो है दूध खरीदा। दोनों को 30 लीटर पानी में मिला दिया, फिर उसे लगभग किस भाव में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य का बात हुआ है, यानी वो किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पर अगर मैं पूछूँ कुल दूध, टोटल मिल्क है वो कितना है, टोटल मिल्क वो कितना है मेरा, तो टोटल मिल्क जो है गाइज वो आपका 20 लीटर और 60 लीटर, यानी 80 लीटर है दूध, 80 लीटर दूध है टोटल, है ना। और अगर मैं पूछूं आपसे कुल खर्च, यानी टोटल उसने कितना खर्च किया था, टोटल एक्सपेंसिव कितना था उसका, तो देखो 20 रुपया और 12 रुपया, है ना, यही ना उसका मतलब टोटल खर्च होता है। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो, देखो टोटल खर्च कैसे निकलेगा, अब मैं बताता हूँ आपको, ऐसे नहीं निकलेगा। देखो 20 लीटर है, अब 20 लीटर दूध खरीदता है, यानी 1 लीटर दूध का जो दाम है वो 20 लीटर है, लेकिन वो खरीदता कितना है 15 लीटर दूध खरीदता है, ठीक है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से वो 15 लीटर दूध खरीदता है। और फिर अब दूसरा वाला जो है वो है 12 रुपये प्रति लीटर, यानी 12 रुपये उस मतलब 1 लीटर का दाम है दूध का, लेकिन 60 लीटर खरीदता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कुल खर्च जो है वो निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, और ये कितना 720 होगा ना। तो अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1020, सिंपल 1020 आ गया। तो अब यहाँ से मुझे ये भी पता चल गया जो टोटल खर्च किया था उसने कितना किया था, 1020 रुपये किया था, है ना। टोटल मिल्क कितना था 80 लीटर था, और टोटल एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्च किया वो दूध को लेने में, तो 1020 रुपया खर्चा किया। ओके, अब इसमें होता क्या है कि बाद में 30 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, ठीक है। तो 30 लीटर पानी मिला देने के बाद अब वो दूध कितना हो जाता है, अगर अब मैं बात करूँ टोटल मिल्क, मान लो पहले तो ये कितना था जी 80 लीटर था, 30 लीटर और पानी मिला दिया तो ये 110 लीटर हो गया ना। ओके, अब यहाँ से देखो 110 लीटर हो गया, तो अब मैं विक्रय मूल्य निकालूं, मुझे एसपी ही निकालना है ना, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो ये कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य लाभ कितने का होता है, क्वेश्चन में बोला गया है लाभ जो है 20% का होता है, तो मैं बोल सकता हूँ 120 गुने, अब सीपी कितना है, वो कितने में ख़रीदा था टोटल, तो 1020 रुपये में ख़रीदा था। ओके, और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस निकाल लो आप लोग, तो सेलिंग प्राइस इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा, आप लोग सॉल्व करना, ये आ जाएगा 1224 रुपये। ओके, अब ये 1224 रुपये तो आ गया, लेकिन अब वो किस दर से इसको बेचे, तो यार हमको पता है 1224 रुपये की तो मतलब उसका टोटल है ना एसपी, लेकिन वो किस दर से बेचेगा, तो देखो टोटल जो है मतलब पहले तो 80 लीटर दूध था और 30 लीटर पानी मिला दिया, वो किस दर से बेचेगा 110 ही, मतलब 110 लीटर जो है वो किस दर से बेचेगा, तो 110 से भाग दे दोगे तो नहीं आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 11.12 लीटर, यानी 11.12 लीटर प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो दूध बेचेगा। अब ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक दो बार और ट्राई कर लेना, क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। ओके।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मशीन एक चापाकल 12 दिन में लगाती हैं, तो उस चापाकल को 4 दिन में गाड़ने के लिए कितने प्रतिशत अधिक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग मशीन निकालो, उसको कितने मशीन की आवश्यकता होगी, तब आप लोग उसका प्रतिशत इजीली निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर 5 मशीन है और एक चापाकल है, इसको लगाने में 12 दिन लगते हैं। ओके, और तो उसी तरह उस चापाकल को 4 दिन में लगाने में कितने मशीनों की आवश्यकता होगी, तो x मान लो। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करो, 4 तिया 12, तो x बराबर मेरा 15 आ गया, यानी उसे 15 मशीनों की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत अधिक मशीन की आवश्यकता होगी, प्रतिशत पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, पहले तो वो 5 मशीन लगाता था, अब 15 मशीन लगाता है, तो कितना अधिक लगाया, 10 मशीन अधिक लगाया, किसकी तुलना में, 5 की तुलना में, और गुना में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिशत नहीं निकल जाएगा, तो 200% आ गया। तो यहाँ से उसको 200% मतलब अधिक मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो राइट आंसर 200% हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 आदमी एक काम को 13 दिन में करते हैं तथा 18 औरतें उसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 9 आदमी और 12 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक चीज़ बताओ मुझे, 6 आदमी हैं एक काम को 13 दिन में करते हैं, और 18 औरतें भी हैं उसी काम को 13 दिन में करते हैं, यानी ये भी 13 दिन में काम कर रहे हैं, वो भी 13 दिन में काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ मेरा जो 6 मैन है यानी 6 आदमी है वो किसके बराबर है, 18 वीमेन के बराबर है। तो यहाँ से मैं एक आदमी निकाल सकता हूँ, एक आदमी कितना हो जाएगा, एक आदमी बराबर 3 औरत हो जाएगा, होगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखो अब क्या करना है आपको, क्वेश्चन में लास्ट में क्या बोला है, तो 9 आदमी यानी 9 मैन, ठीक है, और 12 औरतें यानी 12 वीमेन मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगी। तो एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से एक आदमी जो है 3 वुमेन के बराबर है, तो मैं यहाँ पर मैन का वैल्यू रख सकता हूँ, तो 3 वीमेन हो जाएगा प्लस 12 वीमेन हो जाएगा। ओके, 9 तिया 27 और 12 39, यानी 39 वीमेन हो गया। तो अब देखो अब क्या करना है आपको, एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि 18 औरतें, ठीक है, 18 औरतें उसी काम को 13 दिन में करती हैं, तो 39 औरतें इस काम को कितना दिन में करेंगी, तो नहीं निकल जाएगा कितना, देखो 13 तिया 39 और 3 छक्के 18, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, यानी 6 दिन में जो है वो काम कंप्लीट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, आप लोग 1-2 बार और ट्राई कीजिएगा, खुद से बन जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टीमर नदी की बहाव की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा बहाव की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो शांत जल में स्टीमर की जो रफ्तार है वो क्या होगी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले जो स्टीमर है, ठीक है, उसकी रफ्तार मानूंगा मैं, स्टीमर की रफ्तार में x मानूंगा, यानी वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। और यहाँ से मैं जो जल है, नदी का पानी है, ठीक है, यानी नदी का मैं डायरेक्ट पानी लिख देता हूँ, इसकी जो मैं रफ्तार मानूंगा वो मैं y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मानूंगा। तो अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला है एक स्टीमर नदी की बहाव की दिशा में, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, ये कितने की स्पीड से चलता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। x मेरा क्या है, यहाँ पे स्टीमर है, और पानी क्या है मेरा, y किलोमीटर, यानी ये इसी की दिशा में, दोनों जैसे सेम दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, सेम दिशा में जाते हैं, यानी स्टीमर भी इसी दिशा में जा रहा है, और पानी का, नदी का जो पानी है उसका भी धारा का प्रभाव जो है इसी तरफ है, ठीक है, स्टीमर भी इसी तरफ जा रहा है और इसी तरफ ये भी जा रहा है नदी का बहाव, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखो अब आगे बोला ये गया है बहाव की विपरीत दिशा में, यानी स्टीमर चल रहा है यहाँ पे, और पानी का मतलब बहाव इस तरफ हो रहा है, स्टीमर यहाँ से यहाँ जा रहा है और पानी जो है यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, तो उसको तो भाई ज़्यादा समय लगेगा ना, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में,
स्टीमर की रफ्तार ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ये y से y कट जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, और 2x बराबर किसके हो जाएगा 26 के, तो x बराबर 13। तो जो स्टीमर की रफ्तार होगी वो कितना होगी 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ईजी क्वेश्चन है।